बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का एक्सरसाइज करेंगे। हम इसके शॉर्ट एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में मसला हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये हमें क्लास 9 केपीके की जो बुक है, केपीके की क्लास 9 की जो बुक है, इसका एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पंजाब बोर्ड का भी एक्सरसाइज मैंने किया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू होता है एमसीक्यूज से। द फर्स्ट एमसीक्यूज इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, हमें कहा गया है जब हमारे पास स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिफ्यूजन। अच्छा, अब आते हैं एमसीक्यूज नंबर सेकंड की तरफ। विच स्टेटमेंट ऑफ particles of gases is not correct? Which statement for the particles of solids is not correct? हमें MCQs नंबर सेकंड में कहा गया है कि इन गिवन स्टेट में कौन सा स्टेटमेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के लिए करेक्ट नहीं है। तो देखिए, दे मूव एट अ ग्रेट स्पीड। सो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो दे मूव एट अ ग्रेट स्पीड। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट मूव एट अ ग्रेट स्पीड। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड गैसेस मूव एट अ ग्रेट स्पीड। सो जो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हमारे पास तेजी से मोशन करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स हमारे पास ग्रेट स्पीड के साथ तेजी से मोशन नहीं करते। दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर थर्ड, a liquid boils when its vapor pressure become equals to external atmospheric pressure। जब हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तब हमारे पास लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देता है। एट अ सी लेवल हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, जो कि 101.325 किलो पास्कल के बराबर होता है। सो द लिक्विड boils when its vapor pressure become equals to 101.325 kilopascal. Option C is the correct option. MCQs नंबर थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, MCQs नंबर 4, The vapor pressure of liquid increase with। हमें कहा गया है कि हमारे पास ये वेपर प्रेशर किस चीज की वजह से इंक्रीज होता है। तो ये हमारे पास इंक्रीज ऑफ प्रेशर की वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। सो नो, इट इज नॉट रिलेटेड विद द प्रेशर। अच्छा, ऑप्शन बी, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यस, हमारे पास जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल जल्दी से इवापोरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एमसीक्यू नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, 5, water normally boils at 100 degrees centigrade, but it is possible to boil at 50 degrees centigrade. Which variable would you have to change to do this? अच्छा, हमें कहा गया है कि हमारे पास यूजुअली जो वाटर बॉयल होता है तो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। अब अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करना चाहें तो हमें कौन सा वेरिएबल चेंज करना होगा? अगर बॉइलिंग की डिफिनीशन आप देख लें तो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बॉइलिंग का फिनोमेना है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिलेट है। तो अगर हम एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करें तो हमारे पास वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिक्रीज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। एमसीक्यूज नंबर 5, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिक्रीज विद एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, MCQ number 6, the vapor pressure of liquid in a closed container depend upon। the vapor pressure of a liquid in a closed container depend upon temperature। vapor pressure हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जो वेपर प्रेशर हमारे पास अगर लिक्विड क्लोज भी हो तब भी हमारे पास वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी का जो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, टेम्परेचर। अच्छा,
MCQ नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एमार्फस सॉलिड। हमें कहा गया है कि इसमें से कौन सी एमार्फस सॉलिड की एग्जाम्पल नहीं है। ग्लास भी एमार्फस सॉलिड है, रबर भी हमारे पास एमार्फस सॉलिड है, ग्लूकोज हमारे पास एमार्फस सॉलिड नहीं है, प्लास्टिक भी हमारे पास एमार्फस सॉलिड है। सो ग्लूकोज इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एमार्फस सॉलिड। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ नंबर 7 इज ऑप्शन C, amorphous solid. Okay. MCQ number 8. At freezing point, which of the following coexist in a dynamic equilibrium? हमें कहा गया है कि freezing point पे हमारे पास कौन से दो states of matter coexist करते हैं एक दूसरे के साथ। So liquid and solid coexist at a freezing point. Freezing point में हमारे पास liquid freeze होके solid बनता है ना, तो liquid और solid हमारे पास एक dynamic equilibrium में coexist करते हैं freezing point में। MCQ नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C। MCQ नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C। अच्छा, इंक स्प्रेड इन वाटर बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। इंक हमारे पास वाटर में स्प्रेड होता है कौन से फिनोमेना की वजह से? डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन की अगर हम डिफिनेशन करें, सो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। तो जो हमारे पास इंक जब हम पानी में डालते हैं तो इंक पूरे पानी में हाई कंसंट्रेशन से पूरे पानी में लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होना, मूव करना शुरू कर देता है। तो ये फेनोमेना हमारे पास डिफ्यूजन है और MCQ नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन C। अच्छा, MCQ नंबर 10, what will be the pressure of a gas if the volume of gas is वॉल्यूम। अच्छा, हमें MCQ नंबर 10 में हमें कहा गया है कि प्रेशर क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ अ गैस। हमें कहा गया है कि प्रेशर क्या होगा जब वॉल्यूम ऑफ गैस जब वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 2 atmospheric pressure is increased from 1.5 to 3 dm³। अच्छा, हमें कहा गया है कि प्रेशर क्या होगा हमारे पास, P2 हमारे पास क्या होगा जब हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1 था और इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास V1 था, जो कि हमारे पास 1.5 है। अब हमारे पास वॉल्यूम 1.5 से इंक्रीज होके हमारे पास 3 dm³ बन गया है। अब हमें आप बताएं कि हमारे पास P2 क्या होगा। P1 हमारे पास क्या है? P1 हमारे पास है 2 atm। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप प्रेशर बताओ। तो हमारे पास बोयज लॉ हमें पता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P2 हम फाइंड कर रहे हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड P2 इज इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइड बाय V2। P1 हमारे पास क्या है? P1 है हमारे पास 2 atm। V1 हमारे पास क्या है? 1.5 atm। V2 हमारे पास 3 dm³ है और ये dm³ के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 atm है हमारे पास। तो हमारे पास 2 को अगर हम 1.5 में ज़रब दें हो तो हमारे पास 3 आता है। 3 atm डिवाइड बाय 3 by 3 इज इक्वल्स टू 1 atm। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1 atm। 1 atm, हाँ, ऑप्शन ए। MCQ नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अच्छा, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। देखिए, न्यूमेरिकल्स को हम यहीं पर कैलकुलेटर पर हल करके देंगे, सही है। इसके फार्मूलाज बड़े अच्छे से आपको हम ये एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो गया। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 1, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस। अच्छा, हमें कहा गया है, हमें रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है हमारे पास द फाइनल प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस P2। हमारे पास P2 रिक्वायर्ड है। अच्छा, दैट इज चेंज्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टू, हमारे पास P2 हमारे पास फाइनल P2 हमें फाइंड करना है और इस P2 पर हमारे पास वॉल्यूम क्या है? V2 हमारे पास है 14.3 dm³। इस P2 पर हमारे पास टेम्परेचर इतना है जो कि हमारे पास, और हमारे पास जो V1 है, V1 हमारे पास है 7.55 dm³। और हमारे पास जो
P1 है, P1 हमारे पास है 828 थॉर। अच्छा हमें कहा गया है कि आप फाइनल प्रेशर फाइंड करो। हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ यूज करेंगे। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। हमें P2 फाइंड करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय V2 पर अगर हम बोथ साइड पर को V2 पर डिवाइड करेंगे तो V2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगी P2 इज इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइड बाय V2। अच्छा P1 हमारे पास क्या है 828 थॉर। V1 हमारे पास क्या है 7.55 dm क्यूब और V2 हमारे पास क्या है 14.3 dm क्यूब। dm क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा और हम 828 को हम 7.55 में ज़रब देंगे, हमारे पास 625.1.4 आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे 14.3 पर डिवाइड करेंगे। 14.3 पर हमने इसे डिवाइड किया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 437.16 थॉर। 437.16 थॉर या बस ये सही है 430। अगर इसको हम राउंड ऑफ कर लें तो 437.12 आ जाएगा, लेकिन ये यहीं तक सही है। तो हमारे पास जो P2 है फाइनल प्रेशर है, तो हमारे पास प्रेशर होगा 437.16 थॉर। हमारे पास इनिशियल P1 पे हमारे पास वॉल्यूम इतना था, जब हमने प्रेशर डिक्रीज किया 437.16 थॉर तक ले आए तो हमारे पास वॉल्यूम 14.3 dm क्यूब बन गया। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। अच्छा हमें कहा गया है कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। हमें रिक्वायर्ड क्या है फाइनल वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड है हमारे पास फाइनल वॉल्यूम V2 हमने कैलकुलेट करना है। जो V2 है हमारे पास वो उसका कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम एट जो हमारे पास T2 है, T2 हमारे पास है 302 केल्विन। हमें कहा गया है कि T2 टेम्परेचर जो 302 केल्विन है उस पर आपने फाइनल वॉल्यूम को फाइंड करना है। इनिशियली हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास ये था, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास था 5.41 dm क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास था, हमने V2 फाइंड कर रही थी और ये इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास कितने टेम्परेचर पर था। T1 हमारे पास क्या था, T1 हमारे पास था 353 केल्विन। 353 केल्विन। हमने V2 फाइंड करना है। V2 का टेम्परेचर 302 केल्विन है। ओरिजिनली हमारे पास वॉल्यूम जो था V1 जो हमारे पास था वो 5.1 dm क्यूब था 353 केल्विन पर। तो यहाँ पर हम चार्ल्स लॉ यूज करेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है तो हम चार्ल्स लॉ यूज करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 by T1 V1 सॉल्यूशन चार्ल्स लॉ के मुताबिक V1 by T1 इज इक्वल्स टू V2 by T2। हम इस V2 को फाइंड कर रहे हैं तो हमने इस T2 को यहाँ से हटाना होगा। ये यहाँ से हम इस तरह से हटाएंगे कि हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय T2 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे।
तो ये T2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू T2 मल्टीप्लाई बाई V1 बाय T1। T2 हमारे पास क्या है 302 केल्विन। वॉल्यूम हमारे पास क्या है 5.41 dm³ और T1 हमारे पास क्या है 353 केल्विन। अच्छा, केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ dm³ बच जाएगा। अब V2 हमारे पास क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। सही है, 302 multiplied by 5.41 is equals to 1633.82। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 1633.82 आ जाएगा। अब इस फिगर को हम 353 पर डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड बाय 353 इज इक्वल्स टू 4.628। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 4.628 dm³। सो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम ये हो गया। इनिशियली हमारे पास V1 पर 5.41 dm³ था, टेम्परेचर जिसका 353 केल्विन था, वॉल्यूम हमारे पास तब ये था। जब हमने टेम्परेचर T1 से डिक्रीज करके 302 केल्विन पर ले आए तो हमारे पास वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। हमारे पास हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ में कि टेम्परेचर और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे वॉल्यूम कम होगा। इनिशियली हमारे पास 353 केल्विन टेम्परेचर था, वॉल्यूम 5.4 dm³ था। जब हमने टेम्परेचर डिक्रीज करके 302 केल्विन पर ले आए तो हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज होके 5.41 से डिक्रीज होके 4.628 dm³ बन गया। अच्छा, अब आते हैं ये न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 3 का स्टेटमेंट है कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम। हमें कहा गया है इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ सैंपल ऑफ गैस that is changed to 731 centimeter cube by cooling to -14 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, हमें कहा गया है कि आप इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करो। हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है इनिशियल वॉल्यूम V1। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि इनिशियल वॉल्यूम आप फाइंड करो। गिवन हमारे पास है, गिवन हमारे पास T1 हमारे पास ये इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास हमने V1 फाइंड करना है। अच्छा, हमने जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज चेंज टू, अब हमारे पास वॉल्यूम हमारे पास 731 सेंटीमीटर क्यूब तक चेंज हो गया है। जब V2 हमारे पास 731 सेंटीमीटर क्यूब है, जब हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करके -14 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए। देखिए, हमें कहा गया है कि आप इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करो। इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। हमने जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर डिक्रीज करके -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आए तो हमारे पास वॉल्यूम 431 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब हमने V1 फाइंड करना है, तो हमने जिस तरह इस यहाँ पे पढ़ा था कि हम यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ पर चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे। चार्ल्स लॉ का इक्वेशन है V1/T1 इज इक्वल्स टू
V2/T2। अब यहाँ पर हमने V1 को फाइंड करना है, तो यहाँ पर V1 को फाइंड करने के लिए देखो यहीं पे आपको हल करके देता हूँ। यहाँ पर हमने अब V1 को फाइंड करना है, तो V1 को फाइंड करने के लिए हमें V1 को अलग करके अलग रखना होगा। V1 को हम अलग किस तरह रखेंगे, हम T1 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम T1 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये T1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं आ जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू V2/T2 मल्टीप्लाइड बाय T1। अच्छा, V2/T2 मल्टीप्लाइड बाय T1। अब इसके अगर हम वैल्यूज यहाँ पे पुट करें तो V2 हमारे पास क्या है, 731 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। हम अगर टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड SI यूनिट में लाएंगे पहले, और स्टैंडर्ड SI यूनिट में हमें इसे इस तरह लाएंगे कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हम उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में हम इसे किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम इसके साथ 273 ऐड करेंगे। तो T1 को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 273 प्लस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। अब T2 को हम किस तरह, T2 को हम अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ 273 ऐड करेंगे। 273 हमने इसके साथ ऐड किया, टेम्परेचर -14 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 - 14 इज इक्वल्स टू 259 केल्विन। T2 हमारे पास 259 केल्विन आ गया। इस पर मैंने इस कन्वर्जन पर मैंने काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देखिए केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, सही है। कैलकुलेशन इसकी इस तरह करते हैं कि 731 मल्टीप्लाइड बाय 273 इज इक्वल्स टू 199,563 199,563 ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम 259 पर डिवाइड करेंगे। 259 हमारे पास 259 पर अगर हम इसे डिवाइड कर लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 770.5 सेंटीमीटर क्यूब। V1 हमारे पास आ गया 770.5 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास वॉल्यूम था 770.5 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमने इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज करके -14 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए तो इसका वॉल्यूम बन गया 731 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। A sample of gas at a room temperature occupies 0.8 dm cube at 1.5 atm pressure. What will be the volume when the pressure of a gas is raised to 2.1 atm? देखिए हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है गिवन हमारे पास है गिवन required and solution। हमारे पास गिवन है, हमें कहा गया है कि एक सैंपल ऑफ गैस है जो वॉल्यूम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 0.8 dm क्यूब। 0.8 dm क्यूब, ओके। हमें कहा गया है कि 0.8 dm क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है, 0.80 या 0.8 dm क्यूब। 8 प्रेशर हमारे पास P1 पर 1.5 atm हमारे पास प्रेशर है और वॉल्यूम इतना ऑक्यूपाई कर रहा है। What will be the volume? हमारे पास V2 कितना होगा, रिक्वायर्ड है हमारे पास वॉल्यूम V2। What will be when a pressure of a gas is raised to, जब हमारे पास प्रेशर P2 हम 2.1 atm तक
इंक्रीज कर लें ATM तक हम डिक्रीज कर ले, तब हमारे पास V2 कितना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, तो हम बॉयल्स लॉ यूज करेंगे। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। हमें फाइंड करना है V2, तो इसे हमें अलग करना होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय P2 को हम बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे, यहाँ P2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट V2 इज इक्वल्स टू P1 बाय V1 डिवाइड बाय P2। अच्छा, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। V2 इज इक्वल्स टू P1 हमारे पास क्या है 1.5 ATM मल्टीप्लाइड बाय V1 हमारे पास क्या है 0.80 या 0.8 डीम क्यूब एक ही चीज है, डिवाइड बाय P2 हमारे पास 2.1 ATM के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.80 इज इक्वल्स टू 1.2 इससे आंसर आएगा। अब 1.2 को अगर हम 2.1 पर डिवाइड कर ले, डिवाइड बाय 2.1 इज इक्वल्स टू 0.571, हमारे पास आंसर क्या आएगा V2 हमारे पास आएगा 0.571 DMQ, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ओके, अच्छा अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 की न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमें कहा गया है कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। हमें कहा गया है गिवन क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमें कहा गया है कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है V2 हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 319 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ सैंपल ऑफ गैस। हमें फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हमारे पास गिवन क्या है, इस फाइनल वॉल्यूम का टेम्परेचर हमारे पास T2 जो हमारे पास है वो 319 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ 273 ऐड करेंगे, सही है। ऑफ सिंपल ऑफ गैस ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, V1 हमारे पास क्या था, V1 हमारे पास था, अल्लाह बख्शे नवाज शरीफ साहब को, जो कि कभी अल्लाह इंशाल्लाह, चलो खैर है, छोड़ दो, सियासी बातें नहीं करते। हाँ, V1 हमारे पास ये है और टेम्परेचर T1 हमारे पास है 171 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, हमने V2 फाइंड करना है। अगेन टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन है, तो हम चार्ल्स लॉ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। चार्ल्स लॉ में हमें क्या कहा गया है, V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2, ये इसका फार्मूला है। अब हमने फाइंड करना है V2 को, तो V2 को फाइंड करने के लिए हम T2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने T2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया, T2 के साथ कैंसिल, V2 इज इक्वल्स टू V1 मल्टीप्लाई बाई T2 डिवाइड बाई T1। अच्छा, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। V1 हमारे पास क्या है, V1 हमारे पास है 5.13 DMQ। T2 हमारे पास क्या है, T2 हमारे पास है 319 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास है, लेकिन इसको अगर हम वहाँ पे पुट करेंगे तो फर्स्ट इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 273 इसके साथ इस भी ऐड करेंगे, 273 इसके साथ भी ऐड करेंगे। चलो इसके साथ 273 ऐड करते हैं, 319 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 592 in 171 plus 273 444 592 and 444 Kelvin
इन केल्विन। अच्छा, ये वाली वैल्यूज हम वहाँ पे पुट करेंगे। तो V1 हमारे पास 5, हम तो यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, V2 फाइंड कर रहे हैं ना। तो V1 हमारे पास 5.1 DM³ था, जबकि हमारे पास T2 हमारे पास अल्लाह बख्शे 592 केल्विन डिवाइड बाय 444 केल्विन। केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा। 5.13 DM³ को हम 592 पर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 3036 आंसर आ जाएगा। 3036 आंसर आएगा, 3036.96। अब इसको हम किस चीज़ पे डिवाइड करेंगे, इसको हम 44 पे डिवाइड करें, 444 पे डिवाइड करेंगे। 6.8444 को अगर हम इस पे डिवाइड, तो इसका आंसर आएगा 6.84। सो हमारे पास वॉल्यूम V2 6.84 DM³ आ गया। देखिए, हमारे पास इनिशियली वॉल्यूम 5.13 DM³ था और टेम्परेचर हमारे पास 171 डिग्री सेंटीग्रेड और 444 केल्विन था। जब हमने टेम्परेचर T1 से इंक्रीज करके 319 डिग्री सेंटीग्रेड और 592 केल्विन तक ले आए, तो हमारे पास वॉल्यूम 5.13 DM³ से इंक्रीज होके 6.84 DM³ बन गया। आई होप आपको न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू गिव रीजन व्हाई इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कुक एट हाई एल्टीट्यूड। हमें फर्स्ट लॉग में शॉर्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्या आप हमें वजह दे सकते हैं जब हम हाई एल्टीट्यूड पर कुकिंग करते हैं तब हम कुकिंग में ज़्यादा वक्त लगाते हैं, बताइए क्यों। तो देखिए, कुकिंग किस चीज़ की वजह से होती है, कुकिंग इज़ बेसिकली बॉइलिंग की वजह से होती है। हम चीज़ को बॉयल करते हैं, कुक करते हैं। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन पर अगर आप और करें तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां से अगर आप गौर कर ले, हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा उतनी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। अब जितना एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा उतना हमारे पास लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, उतनी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। अच्छा, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, बुलंद सतह पर जाते हैं, तब हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पर हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो गया। अब लिक्विड हमारे पास कम टेम्परेचर पर बॉइल होगा। अब जो हमारे पास हॉट मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल एस्केप फ्रॉम द कंटेनर एंड कूल मॉलिक्यूल विल रिमेन इन कंटेनर। अब हमारे पास ये एक लिक्विड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल ये 1 atm है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर सी लेवल पर 1 atm है। अब जब हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तब हमारे पास वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल हो रहा है। अब अगर हम सी लेवल से हाई एल्टीट्यूड पर जाएं तो हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कह देते हैं कि 0.8 atm तक आ गया। अब जब हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर 0.8 atm तक आ गया तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉईल हो रहा है। तो देखिए,
जिस तरह हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हो रहा है उतनी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रही है। तो जो हमारे पास हॉट मॉलिक्यूल्स हैं, हॉट मॉलिक्यूल्स, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हॉट मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, लिक्विड से एस्केप हो जाते हैं। हॉट मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम लिक्विड at low external atmospheric pressure, while cool molecule remain in liquid of कंटेनर। जबकि हमारे पास जो कूल मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास लिक्विड में रहते हैं। यही वजह है कि हॉट मॉलिक्यूल लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जल्दी से एस्केप हो जाते हैं और कूल मॉलिक्यूल हमारे पास लिक्विड में रहते हैं। हॉट मॉलिक्यूल के एस्केप होने की वजह से हमारे पास जो कुकिंग है वो ज़्यादा टाइम लेगी। अब लेट सपोज ये वाटर है, हमने इसमें गोश्त डाला हुआ है। अब इस गोश्त को हम हाई एल्टीट्यूड पर पका रहे हैं। अब वहाँ पर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.8 atm है, तो वहाँ के जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी यहाँ से एस्केप होंगे, जबकि कूल मॉलिक्यूल यहाँ पर रहेंगे। तो यही वजह होगी कि हमारे पास हाई एल्टीट्यूड पर कुकिंग ज़्यादा टाइम लेगी एज कंपेयर टू जो सी लेवल पर हम कुकिंग कर रहे हैं उसके बनिस्बत। तो आई होप मैंने क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, ग्लास सॉफ्टन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर व्हाइल आइस मेल्ट ओवर स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक्सप्लेन व्हाई। तो देखिए, हमें कहा गया है कि हमारे पास जो गिलास है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर हमारे पास सॉफ्ट होती है, जबकि आइस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेल्ट होती है। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये। एक हमारे पास होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे हमारे पास होते हैं एमार्फस सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है। दे हैव स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग पॉइंट, जबकि जो एमार्फस सॉलिड हैं ये मेल्ट ये हमारे पास वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। एमार्फस सॉलिड मेल्ट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास सॉलिड्स हमारे पास वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं। तो हमारे पास जो आइस है वो हमारे पास है, आइस हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यही वजह है कि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है। ऑन अदर हैंड जो ग्लास है हमारे पास, ग्लास जो हमारे पास है वो एमार्फस सॉलिड है एंड एमार्फस सॉलिड मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ग्लास एमार्फस सॉलिड होने की वजह से वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है, जबकि आइस क्रिस्टलाइन सॉलिड होने की वजह से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है। Short question number 3. Explain why it happens that on a hot summer day, when there is a sweat on a body of a person, one feel cool under a fast moving fan. देखिए, हमें कहा गया है कि जब गर्मी का एक दिन हो और हम पर पसीना आया हुआ हो और हम तेज पंखे के नीचे खड़े हो जाएं तो हम कूल महसूस करते हैं। बताइए क्यों? देखिए, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है गर्मियों में तो हमारे जिस्म पर पसीना आना शुरू हो जाता है। वो पसीना हमारे जिस्म से हीट ऑब्जर्व करके इवापोरेट होता है। अब यहाँ पर मेरा पसीना आया हुआ है, सही है। तो ये पसीना क्यों आ रहा है? ये पसीना देखिए, यहाँ पर ये पसीना है, सही है। ये हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं आपको। तो देखिए, ये पसीना क्यों आया हुआ है?
ये पसीना इसलिए आया हुआ है क्योंकि मेरे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब मेरे जिस्म पर ये पसीना आया हुआ है। अब जब ये स्वीट मेरे जिस्म पर आया हुआ है तो ये मेरे जिस्म से हीट ऑब्जर्व करके लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इवोपोरेशन हो रही है, मेरे स्किन से इवोपोरेशन हो रही है और मेरे जिस्म से हीट लॉस हो रहा है। अब जब मैं फास्ट मूविंग पेन के नीचे खड़ा रहूंगा तो मेरे पास रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ेगी, मेरी रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ेगी और जैसा हमें पता है इवोपोरेशन कॉज कूलिंग, तो जितनी मेरे पास मेरी रेट ऑफ इवोपोरेशन बढ़ेगी उतना मैं ठंड महसूस करूंगा। सो यही वजह है कि जब हम गर्मियों में फास्ट मूविंग पेन के नीचे खड़े हो जाएं तो हमारे पास हम ठंडा महसूस करते हैं। और इसका आंसर कुछ यूँ होगा कि जब हम फास्ट मूविंग पेन के नीचे खड़े हो जाएं, जब हम फास्ट मूविंग फैन के नीचे खड़े हो जाएं तो हमारे पास जो स्वीट मॉलिक्यूल्स हैं, पसीने के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारी बॉडी से हीट ऑब्जर्व करते हैं, हीट ऑब्जर्व करने की वजह से हमारे पास वो लिक्विड हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे पास इवापोरेशन का फिनोमेना हो रहा होता है। अब इवापोरेशन जिस तरह हमें पता है कि इवापोरेशन काज कूलिंग, और जब हम फास्ट मूविंग फैन के नीचे खड़े हो जाएं तो हमारे पास रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाती है। रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी से हीट जल्दी लॉस होता है। हीट लॉस होने की वजह से हम कूल महसूस करते हैं। Okay, I hope I have answered the question. अच्छा, question number 4. Why density of gas is lower than that of liquid? हमें कहा गया है कि density of gas जो है वो liquid से लो क्यों है। तो density की अगर हम definition करें तो density is equals to mass per unit वॉल्यूम। अब अगर हम लिक्विड और सॉलिड का सेम मास ले, मतलब हम मास कांस्टेंट रखें, तो हमें पता चलता है कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी। अब अगर हम लिक्विड और गैस का सेम वॉल्यूम लें तो हमें पता है कि लिक्विड जो गैस हमारे पास है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। गैस विल occupy large volume as compared to liquid। तो हमें जिस तरह यहाँ पे पढ़ा कि डेंसिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है, तो जितना कोई गैस हमारे पास ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है तो गैस की डेंसिटी हमारे पास लो होगी। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन O2 गैस की डेंसिटी हमारे पास 0.00142 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ऑक्सीजन लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैसेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये गैस का वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से गैस की डेंसिटी कम है लिक्विड से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान क्या रिलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने पहले क्वेश्चन में ही यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया था। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम डिफिनीशन करें तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डायरेक्ट
बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। जितना हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। जितना हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा उतनी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जो सी लेवल पर है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ मरकरी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। जब हम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस करके 700 mm ऑफ मरकरी पर ले आते हैं, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम रिड्यूस करके 700 mm ऑफ मरकरी पर ले आते हैं, तब हमारे पास वाटर 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। तो जितना हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा उतनी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। जितना हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा उतनी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट लो होगी। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Why a gas is compressible but liquid is not compressible? Give reason. अच्छा, हमें कहा गया है कि ये जो गैस है ये कंप्रेसिबल है, जबकि ऑन द अदर हैंड लिक्विड जो है वो हमारे पास कंप्रेसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है जो गैस है ये हमारे पास कंप्रेसिबल है, इसको हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो गैस, ये गैस कंटेनर है और ये एक कंटेनर है जिसमें हमने सॉलिड रखा हुआ है। अच्छा, ये जो गैस का कंटेनर है, गैस का जो ये कंटेनर है, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस होता है। जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल के दरमियान ये डिस्टेंस कम हो जाता है। लेट्स सपोज इस पर हमने प्रेशर अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये डिस्टेंस कम हो जाता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और गैस कंप्रेस हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास सॉलिड होता है उनमें मॉलिक्यूल्स के सरफेसेस एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेस होता है, जबकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेस नहीं होता। सॉलिड मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेस ना होने की वजह से इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम दबा नहीं सकते, जबकि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर हैं। जब इस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और गैस कंप्रेस होगा, जबकि सॉलिड में इस तरह नहीं है। आई होप मैंने आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आइडिया क्लियर किया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई इट एक्सपेरिमेंटली। देखिए, इसको मैंने बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो क्लिप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Long question number 2, differentiate between evaporation and boiling, effusion and diffusion, condensation and evaporation। तो शुरू करते हैं अपने evaporation and boiling point के डिफरेंस से। देखिए, evaporation को अगर हम डिफाइन करें तो evaporation is the conversion of liquid into vapor at any temperature is called evaporation, while boiling is the temperature at which the vapor pressure of a liquid become equals to external atmospheric pressure. At this stage, the liquid start boiling. The evaporation occur at any temperature, while boiling occur at specific temperature। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। वाटर हमारे पास किसी भी टेम्परेचर पर इवोपोरेट हो सकता है। वाटर कैन इवोपोरेट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वाटर अगर हमारे पास बॉयल होगा, अगर हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो, तो तब हमारे पास वाटर एग्जैक्टली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल होगा और इससे कम टेम्परेचर पर बॉयल नहीं होगा। अगर हमारे पास
एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो। अच्छा, अब आते हैं डिफ्यूजन और इफ्यूजन के डिफरेंस की तरफ। डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन की अगर हम डिफिनीशन करें तो डिफ्यूजन इज द एस्केपिंग डिफ्यूजन की अगर हम डिफिनीशन करें तो डिफ्यूजन इज बेसिकली द रैंडम मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या है? रैंडम मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जबकि इफ्यूजन हमारे पास क्या है? Effusion is basically the escaping of gas molecule through a hole. Escaping of gas molecule through hole. Escaping of gas molecule through hole is called effusion. डिफ्यूजन जो हमारे पास है, डिफ्यूजन अकर बिटवीन डिफरेंट गैसेस। डिफ्यूजन अकर बिटवीन डिफरेंट गैसेस। दो मुख्तलिफ गैसेस एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे स्पॉन्टेनियसली, तब हमारे पास डिफ्यूजन का फिनोमेना अकर होगा। जबकि इफ्यूजन हमारे पास अकर इन सिंगल टाइप और अगर इन वन गैस और एक ही गैस में हमारे पास इफ्यूजन हो सकती है। इफ्यूजन अगर इन सिंगल गैस। अच्छा, अब जो डिफ्यूजन है इसमें हमारे पास कोलिजन का फिनोमेना होगा। फिनोमेना ऑफ कोलिजन विल अकर। कोलिजन विल अकर, जबकि इफ्यूजन में कोलिजन नहीं होगा। नो कोलिजन विल अकर। इफ्यूजन में हमारे पास कोलिजन नहीं होगा, जबकि डिफ्यूजन में हमारे पास कोलिजन होगा। अच्छा, अब हम आते हैं कंडेंसेशन और इवापोरेशन के डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस बिटवीन कंडेंसेशन and evaporation। कंडेंसेशन हमारे पास तब होगी जब हमारे पास वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर द कंडेंसेशन अकर व्हेन वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। हमारे पास वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं कंडेंसेशन में, जबकि इवोपोरेशन में इसके उलट होता है। इवोपोरेशन में हमारे पास लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन इवोपोरेशन अकर व्हेन लिक्विड is converted into gas। इवोपोरेशन में हमारे पास लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अच्छा, जो कंडेंसेशन का फिनोमेना है इसमें हमारे पास हीट लॉस होती है। जब वेपर्स हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो वो हीट लॉस करते हैं, जबकि हमारे पास इवोपोरेशन में जब लिक्विड हमारे पास गैस में कन्वर्ट होते हैं तब वो हीट गेन करते हैं। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, कंडेंसेशन एंड इवोपोरेशन। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
डिफाइन द टर्म एलोट्रोपी विद एग्जांपल, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। एक्सप्लेन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इन डिटेल, इसको भी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाल्स को। अच्छा, व्हाट आर सॉलिड, डिफरेंस बिटवीन एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को डिस्कस किया हुआ है, और फिर एक दूसरी वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें मैंने एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान डिफरेंस को बयान किया है। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिफाइन चार्ल्स लॉ, वेरीफाई इट्स ग्राफिकल एंड डायग्रामेटिकली। अच्छा, मैंने इस पर भी एक बहुत अच्छे डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन की हुई है जिसपे मैंने चार्ल्स लॉ को डिफाइन किया हुआ है, उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको डायग्रामेटिकली प्रूफ किया है, ग्राफिकली प्रेजेंट किया है, और इसी तरह मैंने बोयज लॉ को भी किया है। तो अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन, बस ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, हाँ, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 तक मैंने पूरे फर्स्ट चैप्टर से लेके 5 चैप्टर तक मैंने पूरी क्लास 9 की केमिस्ट्री के बुक को टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके एक्सरसाइज हल किए हुए हैं, फिर मैंने अलग अलग चैप्टर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज में मसला हो तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैं आपको यही कहूँगा कि हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।